बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका थर्ड पेपर है, जिसमें हम लोग साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एवोल्यूशन और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, उसमें से आज मैं आप लोगों के लिए प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये भी आप लोगों ने पहले कभी किया भी नहीं हुआ, तो उसको कराना बहुत ज़रूरी है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और इसके क्या क्या मेथड्स हैं और ये कैसे पौधों को उन्नत किस्में बनाने में सहायक होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी विषय में मैं कई सारे लेक्चर्स आपको दूंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। इसमें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम लोग जो प्लांट ब्रीडिंग या जो पादप प्रजनन है उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके एम्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम लोग जो इसके जो मेन इम्पैक्ट्स जो हैं प्लांट ब्रीडिंग के क्या पड़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा मेनली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है, मतलब पादप प्रजनन के लक्ष्य और उद्देश्य को स्टडी करेंगे और इसके मुख्य अधिप्रभाव क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग को अगर हम लोग सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग एक नई किस्म के पौधों को डेवलप करते हैं, जो हमारी पुरानी किस्में ऑलरेडी हैं उनसे डेवलप करते हैं, जो कि पुरानी किस्म है उससे जो है वो सुपीरियर होती है या ज़्यादा उपयोगी होती है। उसको हम लोग सरल भाषा में इसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पादप प्रजनन जो है वो साइंस और आर्ट्स, कला और विज्ञान का एक संगम है और इसमें मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, ये मानव उपयोग के लिए जो फसलें हैं उनको अनुवांशिक या जेनेटिकल लेवल पर इनको इम्प्रूव करना या उन्नत करना होता है। इसमें जो मेन चीज़ें हम लोग इसमें मेथड्स यूज़ करते हैं, इसमें जैसे सिलेक्शन है, इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, प्लॉइडी है, म्यूटेशन है, उसके बाद अब हम लोग इसमें टिश्यू कल्चर इत्यादि भी यूज़ करते हैं। आज हम जो मैं बात करने जा रही हूँ मुख्य रूप से वो हम बात करेंगे इसके एम्स जो है उसके बारे में बात करूंगी कि प्लांट ब्रीडिंग के हमारे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट ब्रीडिंग जो है हमें उन्नत किस्म की, हमें इसमें ऐसी फसलों को तैयार करना है जो कि उसकी आर्थिक लक्षण जो है वो उन्नत हो, ये मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे एक ऐसी किस्म हो जो अलग अलग टाइप की सॉइल्स में, मतलब कि जो हमारी नई फसल हमने तैयार की है या जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग से जो हमारे को प्लांट की नई वैरायटी डेवलप की है वो अलग अलग प्रकार की सॉइल में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखनी चाहिए उसको। नंबर 2 कि इसमें अलग अलग मौसमों में भी या अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उसमें भी इसकी उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। तीसरा कि जो हमारी नई किस्म डेवलप होती है वो जैविक प्रतिबलों या फिर हम कह सकते हैं जो बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे रोग के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट हो या कीट के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट हो, इसी तरह से जैसे सूखा पड़ रहा है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गई, या उनमें रेजिस्टेंस पावर या जो प्रतिरोधक क्षमता है इन फसलों में ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी से हमारा मतलब है कि गुणवत्ता, जो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, अगर उसमें प्रोटीन कंटेंट है तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, या अगर वो फैट वाला या ऑयल वाला कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमारी पहले ऑलरेडी वैरायटी चल रही है उससे बेटर होनी चाहिए। फिर इसमें जो नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट आता है कि इसके अंदर, क्योंकि हमें जो चीज़ हमारे को प्रोड्यूस होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको जैसे ही प्रोड्यूस हो उसको उसी समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको हमें स्टोर भी करना होता है, तो उसके अंदर उसकी स्टोरेज कंडीशंस जो है वो, या उसके अंदर टॉलरेंस जिसको हम कह सकते हैं कि वो संचयन कंडीशंस, उसको स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर कर सके, वो जल्दी खराब ना हो या नष्ट ना हो।
इसके बाद हमें पता है कि आजकल जो किसानी है वो मुख्य रूप से हम लोग इसमें मैकेनाइज्ड होती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इसके एक अच्छा गुण होना चाहिए जो हमारी उन्नत किस्म हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि वो मशीनों के द्वारा उसमें कार्य करना जो है वो आसान होना चाहिए। अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारी प्लांट ब्रीडिंग में हमारा लक्ष्य होता है वो होता है कि हमारे जो उपभोक्ता की जो पसंद है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम चीज़ प्रोड्यूस करें, अगर वो चीज़ हमारे उपभोक्ता को या कंज्यूमर्स को अगर पसंद ही नहीं आएगी, तो हमारी जो प्रोडक्ट या जो हमने प्लांट ब्रीडिंग से जो उन्नत किस्म डेवलप की है तो वो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे भारत में जो है वो लाल गेहूं को पसंद नहीं करते, सफ़ेद गेहूं को पसंद किया जाता है। इसलिए जब मैक्सिकन वैरायटी को इंपोर्ट किया गया था या मैक्सिकन वैरायटी से भारत को लाया गया था तो वो लाल रंग की गेहूं थी, पर जो हमारे वैज्ञानिक थे इन्होंने कार्य करके उसके ऊपर प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स के द्वारा उसकी वाइट कलर वाली वैरायटी को डेवलप किया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो उपभोक्ता हैं या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको लाल गेहूं पसंद नहीं है। तो उस मैक्सिकन वैरायटी को, लाल गेहूं को वाइट गेहूं में परिवर्तित किया गया, क्योंकि इसमें हमें उपभोक्ताओं की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जैसे मैं आपको, ये तो होगी कुछ चीज़ें जो हमारे एम्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी नई विकसित प्रजाति होती है, फिर मैंने जो हमारी वर्तमान प्रजाति की तुलना में 1 या 2 लक्षण से अधिक उसमें उपस्थित होने चाहिए। फिर इसके बाद इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो उत्पादन भी अधिक होना चाहिए। जैसे अगर फसल है तो फसल में जो खाद्यान्न है या हमारे जो सीड्स या उसमें जो बीज है वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो चारा वाली है तो उसमें रेशा अधिक होना चाहिए, अगर तेल वाली है तो उसमें तेल का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वालिटी से संबंधित होता है, तो क्वालिटी उसमें बढ़िया होनी चाहिए। इसके बाद कुछ अन्य जो कैरेक्टर्स हैं उसमें बेहतर होने चाहिए, जैसे रंग है, उसका स्वाद है, उसकी जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू या पोषकता है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसका कुछ चीज़ों में जैसे कि माल्टिंग गुण, जैसे बेकिंग गुण है या कुकिंग गुण है, वो बेटर होने चाहिए। उसमें शुगर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रेशे की लंबाई अच्छी, वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सा गुण अधिक होना चाहिए। तो ये तो बात होगी हमारी प्लांट ब्रीडिंग के, जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें क्या क्या उसके एम्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग भारत में इसकी हिस्ट्री की बात करें तो भारतवर्ष में जो पादप प्रजनन का जो सिस्टमैटिक कार्य है वो गत शताब्दी में ही शुरू हुआ है, और इसका पहला कार्य जो है वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बार्बर। उनके द्वारा गन्ने में और हॉवर्ड के द्वारा गेहूं में सबसे पहले कार्य किया गया। 1920 के आसपास भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में पादप प्रजनन के कार्य को अपने कंधों पर लिया, और उसके बाद ये जो प्लांट ब्रीडिंग जो है इसकी नींव जो है वो भारतवर्ष में अच्छी तरह से रखी गई, और इसमें पादप प्रजनन का कार्य जो है विधिवत रूप से शुरू हो गया। और इनमें जो मेन वैज्ञानिक हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहले हमें पता है MS स्वामीनाथन का नाम आता है, जिनको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय देते हैं। गेहूं की उन्नत किस्में, जो बौनी किस्मों को डेवलप करने का कार्य जो है वो MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से जो TS वेंकटरमन है, जिसकी फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, MS स्वामीनाथन और वेंकटरमन का फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो वेंकटरमन ने मुख्य रूप से गन्ने की उन्नत किस्मों को डेवलप करने का कार्य किया था। इसके अलावा जो चावल की उन्नत किस्मों का डेवलप करने में रमैया का योगदान है, और आलू की उन्नत किस्मों के लिए पुष्करनाथ का नाम आता है। जो तिलहनी फसलें हैं उसके लिए धर्मपाल सिंह का नाम हमें याद रखना है, और जो मक्का की किस्म है उसके लिए RS पालीवाल और धवन का नाम
हमें याद रखना है। इसके अलावा बाजरा की उत्तम किस्म को डेवलप करने में डॉक्टर DS अथवाल का नाम मुख्य रूप से आता है। तो आप कुछ अगर कई बार पूछते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो भारत के प्लांट ब्रीडर्स का नाम आपको बताना है, तो फिर से याद रखिएगा, TS वेंकटरमन शुगर केन के लिए, MS स्वामीनाथन गेहूं के लिए, KC मेहता गेहूं के लिए, रामधन सिंह और BP सिंह ये भी गेहूं के लिए, पुष्करनाथ आलू के लिए, धर्मपाल सिंह तिलहनी फसलों के लिए, RS पालीवाल मक्का के लिए और DS अथवाल बाजरा के लिए, इन्होंने इस पे बहुत अधिक काम किया। अब हम बताते हैं कुछ मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के कारण जो भारत में जो महत्वपूर्ण उन्नति हुई है उसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है उनके बारे में थोड़ा सा बात करूँ, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें पता है कि भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है वो भारत में बौनी किस्मों के द्वारा, गेहूं की बौनी किस्मों के द्वारा आया था। बौनी किस्में किसकी? गेहूं की और चावल की। उससे क्या है, गेहूं का और चावल का उत्पादन मुख्य रूप से बहुत अधिक ये जो बौनी किस्म या ड्वार्फ वैरायटीज के आने के कारण हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेहूं की किस्मों का। गेहूं की जो पहली उगाई जाने वाली किस्म होती थी वो बहुत लंबी होती थी, जिसके द्वारा जब उसमें सिंचाई करी जाती थी या उसमें उर्वरक डालने से हवा या आंधी आने से वो गिर जाती थी, उसको लॉजिंग की टेंडेंसी होती थी, तो इसके द्वारा बहुत अधिक नुकसान होता था। फिर 1963 में बौनी जो ये बौनी वैरायटीज़, ये मैक्सिकन वैरायटीज़ कहा जाता है, इनको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी वजह से जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उस समय जो बौनी गेहूं की वैरायटी है इनके अंदर एक नॉरेन जीन होता है। ये मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ, ये हमें पता होना चाहिए कि जो बौनी गेहूं होती हैं इसका जो परिवर्धन का श्रेय जो है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और उन्हीं के नाम पर ये नॉरेन जीन का नाम है, ये जिससे कि ये बौनी किस्में डेवलप हुई और बौनी किस्मों को भारत में इंट्रोड्यूस करने के बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हो पाया था। ये मैक्सिकन वैरायटी जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मैक्सिको से भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका श्रेय जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। गेहूं की तरह ही चावल की भी बौनी और जो फर्टिलाइज़र की तरफ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वैरायटीज़ से भी क्रांति आई थी और ये बौनी वैरायटीज़ जो हैं ये जापान से इंट्रोड्यूस हुई थी। ये जापानिका की वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर DG वू जेन नाम का जीन होता है और जिसकी वजह से ये वैरायटीज़ जो हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं और उनमें उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो गन्ने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गन्ने का हम लोग कहते हैं नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन या गन्ने का नोबलीकरण। तो भारत में जो पहले वैरायटीज़ होती थी गन्ने की उनको सैक्रम बारबेरी की वैरायटीज़ थी जिसमें उत्पादन भी कम था और उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट था वो भी कम था, इसलिए इन गन्नों का नोबलाइजेशन किया गया। तो नोबल गन्ने किसको कहते हैं? जैसे कि सैक्रम ऑफिशिनेरम से जो रिलेटेड वैरायटीज़ होती हैं उनको नोबल गन्ने कहते हैं। तो इसमें क्या क्या जो हमारी ऑलरेडी वैरायटीज़ थी जैसे सैक्रम बारबेरी जिसकी मैंने अभी बात की थी, जो मौलिक गन्ने की जो वैरायटीज़ थी इनके साथ जो नोबल गन्ने थे जैसे कि सैक्रम ऑफिशिनेरम के साथ बार बार संकरण किया गया, जिसके बारी बारी संकरण करने से क्या हुआ कि जो हाइब्रिड गन्ने तैयार हुए उनमें शुगर का कंटेंट भी बढ़ गया और उसमें उत्पादन भी बढ़ गया। इस प्रोसेस को नोबलीकरण कहते हैं और अब जो भारत में प्रायः जितनी भी गन्ने की फसलें हैं वो नोबलीकृत हैं। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा व कपास में भी संकर वैरायटीज़ का डेवलपमेंट किया गया। संकर किस्में या हाइब्रिड वैरायटीज़ को डेवलप किया जिसके द्वारा इनका उत्पादन बढ़ा और इसी प्रकार से जो फसलों की जो कुछ जैसे कि कपास की अगर हम लोग बात करें
तो या फिर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन की भी नई किस्में डेवलप की गई हैं जिसमें रेशे की लंबाई व उसका गठन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जो कि मशीन के द्वारा बनाए गए रेशे के समान हो गया है। तो उससे अच्छी किस्मों के कॉटन का डेवलप किया, कपास का निर्माण किया गया। इसके अलावा अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, फसलें हैं, खाद्यान्न वाली फसलें हैं, फल वाले वृक्षों के पोषण संबंधी लक्षणों या उनके गुणवत्ता या उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो प्लांट ब्रीडिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने स्टडी किया है कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम लोग, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और भारत में इसके द्वारा क्या हमें कैसे हमने उन्नत किस्में, जो इम्पॉर्टेंट उन्नत किस्मों के बारे में डिस्कस किया, जितना हमें पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके मेथड्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।